Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Contract Act. जो लास्ट क्लास थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसमें हमने प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर लिया था, इनविटेशन टू ट्रीट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, बट प्रपोजल का दूसरा नाम जो है ऑफर भी होता है, और टाइप्स ऑफ प्रपोजल कितने होते हैं उसको हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रपोजल और ऑफर। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स कितने होते हैं प्रपोजल और ऑफर के। जब प्रपोजल जनरल होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब कोई क्रॉस ऑफर होता है, जब एक ऑफर का एक प्रपोजल ख़त्म हुआ और सामने वाला प्रपोजल आ गया तो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या प्रपोजल्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो प्रपोजल्स है, एक्सप्रेस्ड ऑफर क्या होते हैं, इम्प्लाइड ऑफर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर के लिए मैं पहले भी आपको लालमन शुक्ला गौरीदत्त का केस आपको बता चुकी हूँ। जो जनरल ऑफर था पब्लिक एट लार्ज के लिए था, और जो हमने लालमन शुक्ला और गौरीदत्त वाला जो केस किया था उसमें क्या था, एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग कुछ बात थी, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा जब बात आ जाती है जनरल ऑफर की, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लिखा जा सकता है। मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इंग्लिश जो केसेज है वही ज़्यादातर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को कंसीडर करके ही हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं अलग अलग से इंटरप्रिटेशन निकालती है, देती है। जनरल ऑफर एक्चुअली होता क्या है? जनरल ऑफर इज एन ऑफर दैट इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। एक ऐसा ऑफर जो पूरे के पूरे संसार के लिए एक जैसा ही हो। द जेनेसिस ऑफ ए जनरल ऑफर केम अबाउट फ्रॉम द, सबसे पहले लैंडमार्क एक केस था कार्लिल वाला, उसमें से इसको जनरल ऑफर के कंसेप्ट को लेकर आए। अ कंपनी बाय द नेम, कार्बोलिक वाले केस में क्या था, एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बोल, ऑफर्ड थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया टू पे 100 पाउंड्स टू एनीवन, वो किसी को भी 100 पाउंड्स दे सकती है, जो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा कोल्ड्स और डिजीज कोज्ड बाय कोल्ड आफ्टर टेकिंग इट्स मेडिसिन अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन। कि एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट दे दी कि उस व्यक्ति को 100 रुपये देगा, 100 पाउंड देंगे, जो एक मेडिसिन जो बनाई गई इन्फ्लुएंजा के रिगार्डिंग, वो मेडिसिन को अगर वो ले लेता है उसके लिए उसे मिलेगा। इट वॉज ऑल्सो एडिड दैट, ये बात भी कही गई, दैट 1000 पाउंड्स हैव बीन डिपॉजिट इन अलायंस बैंक शोइंग अवर सिंसियरिटी इन द मैटर, कि हमने इस मैटर को पूरा सिंसियरिटी से लिया है, गंभीरता से लिया, इसलिए हमने 1000 पाउंड जो है वो हमने अलायंस बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। वन कस्टमर मिसिस कार्लिल यूज द मेडिसिन एंड स्टिल कॉन्टैक्टेड इन्फ्लुएंजा एंड हैंस श्योर्ड द कंपनी फॉर द रिवार्ड। यहाँ क्या हुआ, मिसिस कार्लिल ने, वो हमेशा ही उस मेडिसिन का यूज़ करती थी, और उसे जब पता चला इस मामले में कि, तो वो उसने क्या किया, कंपनी से रिवार्ड के लिए केस फाइल कर दिया कि कंपनी की तरफ से उसे रिवार्ड मिलना चाहिए। डिफेंडेंट्स गेव द आर्ग्यूमेंट, जो कार्लिल कंपनी थी, जो कार्बोलिक कंपनी थी, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो ऑफर जो था वो इस इंटेंशन से नहीं था कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट की बात नहीं हुई थी, रेदर वॉज ओनली टू पफ द सेल्स ऑफ कंपनी, ये सिर्फ कंपनी की सेल बढ़ाने के मकसद से हुई थी। मोर ओवर दे आल्सो कंटेंडेड दैट, उन्होंने ये बात भी कही, एन ऑफर नीड्स टू बी मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, एक ऑफर जो होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, एंड हेयर द ऑफर वॉज नॉट एनी स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ पर जो ऑफर है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं था, इसलिए जो प्लेंटिफ किसी प्रकार का हकदार नहीं है। डिफेंडेंट के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने ये बात कही, द बेंच स्टेटेड दैट इन द केस ऑफ सच ऑफर जनरल ऑफर्स देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब जनरल ऑफर की बात होती है उसमें किसी प्रकार के एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन की नीड नहीं होती। एनीवन हु परफॉर्म द कंडीशन, जो कोई भी उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है जो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, और यही माना जाएगा कि उसकी कम्युनिकेशन हो गई थी। एंड मोर एवर द मनी डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट इन अलायंस बैंक क्लियरली शो दैट, कि जो मनी डिपॉजिट करवाया गया था अलायंस बैंक में डिफेंडेंट के द्वारा, वो साफ तौर पर यही तो दर्शाता है कि एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप की बात कही गई थी। हैज द प्लेंटिफ वॉज अवार्डेड विद द अमाउंट, इसलिए प्लेंटिफ को अवार्ड दिया गया, वो अमाउंट जो थी वो दी गई। एक नॉर्मल सेंस में आप समझिए, एक कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, बिड के रिगार्डिंग आता है, टेंडर के रिगार्डिंग आता है, उसकी जो कोटेशन को फुलफिल किया जाता है, वो एक तरीके से प्रपोजल तो था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब आगे उसकी लीगल लाइबिलिटी क्या होगी, बाइंडिंग नेचर क्या होगा, वो आगे देखा जाएगा जब फर्दर जो है उसकी एनफोर्सिबिलिटी की बात आएगी।
और इसी केस के आधार पर एक इंडियन केस जो था लालमन शुक्ला का, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी, वेयर इन ए सर्वेंट वॉज सेंट बाय हिज मास्टर, की जिसमें एक नौकर को मास्टर के भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है और उसी समय ही वो एक रिवार्ड का अनाउंसमेंट भी कर देता है जो अंकल होता है नेफ्यू को ढूंढने के लिए। हालांकि उस रिवार्ड का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन उसे माना तो जनरल ऑफर ही गया था। तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल आप लालमन शुक्ला के केस में ले सकते हो। फिर बात आती है हरभजन लाल वर्सेज हरचरण लाल का केस, वेयर इन द फादर ऑफ ए यंग बॉय हु रन फ्रॉम होम issued a pamphlets for a reward for anyone who would find him। एक पिता ने, उसका बेटा जब भाग गया घर से तो उसने एक पैम्पलेट छपा दिया, उसमें ये बात कही कि जो भी उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे रिवार्ड मिलेगा। प्लेंटिव ने उसे रेलवे स्टेशन पे ढूंढा और एक टेलीग्राम दे दिया उसके फादर को। कोर्ट ने ये बात कही द हैंडबिल वॉज एन ऑफर, जो हैंडबिल था वो एक ऑफर था जो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया, इनकी जो पैम्पलेट था। एंड एनीवन, जिस किसी ने भी उसकी वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो जो लाइबल हो जाएगा, कि उसको वो हकदार हो जाता है कि उसको अब वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में ही समझा जाएगा। सेकंड है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक जैसे वर्ड से पता चल रहा है किसी स्पेशल के लिए। ए स्पेसिफिक ऑफर इन एन ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है दैट इज मेड टू ए स्पेसिफिक और अ सर्टन पर्सन, जो एक विशेष व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। ये ऑफर सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके लिए उसको बनाया गया था। इस कंसेप्ट को सबसे पहली बार जो है बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में रेफर किया गया, जहां पर द प्लेंटिफ हैज टेकन द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकहर्स्ट का एक बिजनेस जो है टेक ओवर कर लिया। द डिफेंडेंट यूज टू हैव बिजनेस विद, डिफेंडेंट जो है ज़्यादातर उसके साथ बिजनेस करता था जो ब्लैकरस्ट था, एंड नॉट नोइंग अबाउट द चेंज ऑफ ओनरशिप, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि उसकी ओनरशिप चेंज हो चुकी है। सेंड हिम एन ऑर्डर फॉर सर्टेन गुड, कुछ एक गुड्स जो है वो उसके पास भेज देता है। डिफेंडेंट केम टू नो अबाउट द चेंज, जब डिफेंडेंट को पता चलता है कि सब कुछ बदल ही गया है, जब उसने एक इनवॉइस ले ली, एक बिल ले लिया था, एट विच पॉइंट ऑलरेडी कंज्यूम द गुड्स, और उस बिल के बदले में पहले ही वो जो गुड्स थे, जो सामान थे, उनको ख़त्म कर दिया गया था, यूज़ कर दिया गया था। द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे द प्राइस, डिफेंडेंट जो है प्राइस पे करने के लिए मना कर देता है, एज ही हैड ए सेट ऑफ अगेंस्ट द ओरिजिनल ओनर, क्योंकि उसका कहने का मतलब था कि उसने जो ओरिजिनल ओनर है उनके साथ ये सारा मामला पहले से ही सेट किया हुआ था, एक दोनों के बीच में सेटलमेंट हो चुकी थी। सॉरी। द जजेस गेव अनएनिमस जजमेंट क्या दिया गया? जजेस ने डिफरेंट व्यूज दिए। डिफेंडेंट नॉट लायबल, डिफेंडेंट यहाँ पर लायबल नहीं होगा। पुलोक जो थे जज थे उस टाइम के, उन्होंने ये बात कहा कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इफ़ यू इंटेंड टू कॉन्टैक्ट विद ए, अगर आप मान लो ए के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो बी कैन नॉट सब्सटीट्यूट हिमसेल्फ, तो बी को आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते उसकी जगह एज ए विदाउट योर कंसेंट, बिना ए की कंसेंट के आप कोई भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं ले सकते। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट, ये भी कहा गया कि वन एवर ए पर्सन मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक पर्सनल, जब एक व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के रूप में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के रूप में या पर्टिकुलर नेम के रूप में कोई एक्ट कर रहा है, कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, या स्पेशल पार्टी है, सो टू से फॉर राइटिंग बुक, जैसे कि कोई राइटिंग करना है, बुक लिखनी है या कोई पेंटिंग करनी है, तो वो एक स्पेशल व्यक्ति ही होता है, और कोई पर्सनल सर्विस है, वो सेट ऑफ नहीं हो सकती किसी दूसरी पार्टी के साथ। नो वन एज द अथॉरिटी कम इन एंड मेंटेन दैट ही इज़ द पार्टी कॉन्टैक्टेड विद, कोई भी आदमी आके ये नहीं कहेगा कि जो पार्टी के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया वही अब सब कुछ भुगतान करेगा। ये बात होती है स्पेसिफिक ऑफर की। लैंडमार्क केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। अब बात आती है स्टैंडिंग ऑफर की। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? जो कुछ एक लिमिट के लिए होता है। एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, एक ऐसा ऑफर रखा गया जिसमें एक्सेप्टेंस के लिए एक टाइम दे दिया गया कि उतने टाइम में अगर आप मान लो उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। जो टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, टेंडर्स की डिमांड होती है, टेंडर्स एडवर्टाइज किए जाते हैं कि आपका टेंडर किसी बिल्डिंग को बनाने का है, तो वो एक प्रकार का स्टैंडिंग ऑफर है। उसमें एक डेट भी मेंशन होती है कि उस डेट तक आप जो है फुलफिल कर सकते हो। इट इज़ आल्सो एज ओपन और एक कंटिन्यूइंग, इसे आप जो है एक ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर भी कह सकते हो। ओपन होता है सभी के लिए, कंटिन्यूइंग लगातार हो रहा है, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है। इसमें एक केस था 1918 का, परकवलवन लिमिटेड वर्सेस लंदन काउंटी काउंसिल अजाइलम एंड मेंटल डेफिशिएंसी कमेटी। इसमें क्या हुआ? प्लेंटिव एडवर्टाइज फॉर टेंडर्स फॉर सप्लाई, प्लेंटिव ने एडवर्टाइज किया टेंडर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। डिफेंडेंट ने उस टेंडर को लिया जिसमें उसे सप्लाई करना था कंपनी को स्पेशल आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स देने थे 12 महीने तक। इन बिटवीन, बीच में क्या हुआ?
द डिफेंडेंट डिड नॉट सप्लाई फॉर ए पार्टिकुलर कंसाइनमेंट, डिफेंडेंट ने कोई भी सप्लाई नहीं किया, कोई भी कंसाइनमेंट, कोई भी सामान। द कोर्ट ने ये बात कही कि द टेंडर वॉज स्टैंडिंग, टेंडर जो था वो एक स्टैंडिंग ऑफर था। दैट वॉज टू बी कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में बटा हुआ था सब्सिक्वेंट एक्ट्स ऑफ द कंपनी के अलग अलग एक्ट के थ्रू। दैट एन ऑर्डर प्रिवेंटेड प्रोटेंटो, ऑर्डर जो ऐसा कोई ऑर्डर था प्रोटेंटो था, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोकेशन नहीं थी, यानी कि उसको कैंसिल करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। फिर कहता है हैंस द कंपनी सक्सीडेड इन एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर कंपनी जो है कामयाब होती है कि वो एक ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एक एक्शन लेके आ सकती है। तो ये बात होती है आपकी स्टैंडिंग ऑफर की। नॉर्मल सेंस में स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर मीन्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। काउंटर प्रपोजल और ऑफर क्या होता है? इन ए काउंटर प्रपोजल वन पर्सन मेक्स ए प्रपोजल टू अनदर, एक आदमी ने दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दिया। द अदर मॉडिफाइड, दूसरे आदमी ने उस प्रपोजल की टर्म्स को बदल दिया। एक आदमी ने ऑफर कुछ दिया, दूसरा उसकी टर्म को बदल के वापस भेज देता है, तो ये क्या हुआ? काउंटर ऑफर हुआ। एक ने जो आंसर दिया उसी के जवाब में दूसरा आंसर देना, एक ने जो फैक्ट बताया दूसरे ने उसी का ही फैक्ट बताना। जैसे एक ने क्वेश्चन भेजा दूसरे ने उसका आंसर दे दिया, तो काउंटर ऑफर हो गया एक तरीके से। तो इस प्रकार से इन रिप्लाई टू द प्रपोजल, प्रपोजल के रिप्लाई में दूसरा व्यक्ति जब कोई प्रपोजल भेजता है अपने लेवल पे, तो वो काउंटर प्रपोजल बोला जाता है। द काउंटर प्रपोजल का मतलब है ए फ्रेश प्रपोजल इन लियन ऑफ द अदर्स प्रपोजल, एक ताज़ा प्रपोजल होता है दूसरे के बिहाफ में। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन फॉर काउंटर प्रपोजल, का कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है। सेक्शन 7 का क्लोज 1 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसलिए इफ़ अ कंडीशन, अगर उसमें किसी प्रकार की कंडीशन ऐड कर दी जाती है या कुछ बदलाव कर दिया जाता है, तो एक तरीके से ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा था, सेक्शन 7 भी पढ़ा था, उसमें यही था कि जो भी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कंडीशन ना हो। अगर किसी प्रकार की कंडीशन उस पर लग जाती है या कुछ बदलाव उसमें आ जाता है, तो एक तरीके से वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये एक काउंटर प्रपोजल ही माना जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी इफ ए ऑफर्स बी अ कार फॉर 10 रुपीज़ 10 लाख, एक ऑफर करता है बी को कि वो 10 लाख रुपए में कार देगा, बी उस बात पे सहमत हो जाता है, कहता है 8 लाख रुपए, दिस अमाउंट टू काउंटर ऑफर, इसे जो है काउंटर ऑफर बोला जाएगा, क्योंकि इसमें पहले वाला जो 10 लाख का जो ऑफर था वो तो रिजेक्ट हो चुका है और एक नया ऑफर आ गया है। लेटर ऑन इफ बी एग्रीज टू बाय फॉर 10 लाख, दोबारा बी अगर ये कहता है कि मुझे अब 10 लाख में खरीदना है और ए रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि ये ऑफर जो है चेंज हो चुका है। सर जेनकिस ने हाजी मोहम्मद हाजी जीवा वर्सेस स्पिनर के केस में ये बात कही थी कि जो डिपार्चर होता है ओरिजिनल ऑफर सा, मान लीजिए कोई एक ऑफर दिया गया, अगर उसको आपने कुछ चेंजेस करके प्रपोजल को आप रिवर्ट करते हो, तो एक तरीके से वो ओरिजिनल ऑफर को विशेड कर देता है, ख़त्म कर देता है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में समझें, एन एक्सेप्टेंस विद ए वेरिएशन इज नॉट एक्सेप्टेंस। अब मैंने प्रपोजल दिया, उसी कंडीशन पे अगर उसी सेम प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस आ जाती है वो एक्सेप्टेंस है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है तो दैट इज़ नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, नहीं माना जाएगा, वो एक काउंटर ऑफर हो जाएगा। इट इज़ सिंपली ए काउंटर प्रपोजल हो जाएगा, जिसको अगर एक्सेप्ट भी किया जाता है ओरिजिनल ऑफर को, तो इसे फिर बदलाव करके ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाइड वर्सेस रेंच, 1840 का केस है। ये ऊपर वाला भी 1878 का केस होगा शायद, हाँ 1878 का ही है। इन विच एन ऑफर टू सेल ए फार्म फॉर 1000 पाउंड्स और रिजेक्टेड बाय द प्लेंटिफ। 1000 पाउंड्स का जो एक फार्म है वो पहले ऑफर किया गया, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया प्लेंटिफ के द्वारा, जिसने फिर $950 का जो है पाउंड का उसको वैल्यू दी। बाद में प्लेंटिफ ने ओरिजिनल ऑफर पे एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को होल्डिंग करते हुए डिफेंडेंट, ये बात कही गई कि जो डिफेंडेंट है वो बाउंड नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। कोर्ट ने ये बात भी कही कि प्लेंटिफ ने ओरिजिनल ऑफर को अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता फॉर्म को खरीदने के टाइम पर, तो ये पूरी तरह से वैलिड नहीं होगा। अगर ये वैलिड तभी होगा ना जब वो उसी 1000 रुपीज़ में ही वैल्यू होती। हाउएवर ही गेव अ काउंटर प्रपोजल, उसने 950 जो है पाउंड का काउंटर प्रपोजल दिया था, बस रिजेक्टिंग द ओरिजिनल, जिससे क्या है जो ओरिजिनल ऑफर है वो अब रिजेक्ट हो चुका है। अब बात आती है क्रॉस ऑफर की। क्रॉस ऑफर क्या होता है? वन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर, जब एक ही दो पार्टी जो है सेम ऑफर देती है एक दूसरे को, वो क्रॉस ऑफर बोला जाता है। इसमें दोनों की इग्नोरेंस होती है, दोनों को कुछ नॉलेज नहीं होता। सच ऑफर्स डू नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर, उस ऑफर के अंदर
एक्सेप्टेंस जो है एक दूसरे की एक्सेप्ट नहीं होते, इस तरीके से उसे कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं माना जाता। ए ने बी को ऑफर किया कि वो कुछ गुड्स बेच रहा है। लेटर उसी दिन पहुंचा जिस दिन बी ने भी ए को कुछ लेटर भेज दिया। तो ये क्रॉस होगी, पोस्ट क्रॉस होगी, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन एन इम्पॉर्टेंट केस, इंग्लिश केस है टिन वर्सेस हॉफमैन, द डिफेंडेंट रोड टू द कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट ने कंप्लेनेंट को लिखा कि ऑफर है कि 800 टन जो आयरन का है वो 69 रुपीज़ के हिसाब से दें। एट द सेम टाइम कंप्लेनेंट ने भी ये बात लिखी कि वो जो है आयरन उसी टर्म्स पर दे खरीद ले। द इशू इन दिस केस वो दैट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड वुड साइमल्टेनियसली ऑफर भी वैलिड, क्या दोनों के बीच में साइमल्टेनियसली ऑफर वैलिड होगा। कोर्ट ने ये बात कही कि दीज वर क्रॉस ऑफर्स हैं ये, तो साइमल्टेनियसली विदाउट नॉलेज ऑफ वन अनदर वुड नॉट बाइंड द पार्टीज, दोनों की नॉलेज ही नहीं है तो पार्टी को किसी भी प्रकार से वहाँ पर बाइंड नहीं करेगी, दोनों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाएगी। तो आज का हमारा कंसेप्ट हो गया है टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में, जो मैंने जितना मेरे को लगा उतना मैंने बता दिया। इसके अलावा एक्सप्रेस ऑफर और एम्प्लॉयड ऑफर भी होता है। एक्सप्रेस में जो लिखित फॉर्म में जाएगा, एम्प्लॉयड मतलब जो ओरली कुछ डिस्कस किया गया, इस प्रकार से वो भी ऑफर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, देखते हैं रिवोकेशन सेक्शन 3, 4, 5 को हम डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन वेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता डिटेल में कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, तो हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कितना भी हो, मैं बेयर एक्ट से आपको करवाऊँ, लेकिन मैं कंसेप्ट आपके क्लियर जरूर करवाऊंगी कि आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो। अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ आप कौन से राइटर की कोई बुक भी ले सकते हो जिससे आप तैयारी जो अच्छे ढंग से कर सके, तो आर के बांगिया की बुक आप ले लीजिए, दैट इज़ सफिशेंट। और उससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें काफ़ी कुछ मैटर जो है डिस्कस किया गया है, इजी लैंग्वेज में है, जो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो भी कुछ बेनिफिट्स हैं स्टडी के रिगार्डिंग लेना है तो उनको भी मिल सके। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।